हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक से होगे। तो जो हाल ही में जो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 देखने के बाद में, तो अभी पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाई आर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमेटी। जो जयकर कमेटी बनी थी उसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी। तो पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि CRF वाज फाउंडेड इन 1929, IRC was established in 1930 and CRRI started in 1950. Most stress was given on long-term planning program for a period of 20 years. तो आप देख लीजिए इसमें से कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो आपको पता ही होगा जो स्टेटमेंट इसमें जो सही है वो पहला स्टेटमेंट है। तो हम इसको देखते हैं क्या हुआ था। पहली बार 1927 पहली बार जो जयकमर कमेटी बिठाई गई थी, उसके रिलेटेड जो 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 भी रिकमेंडेशन से वो उन्होंने दिए उसके आधारित पर 1929 में CRF बना था। उसके बाद 1934 में IRC बनी थी जो एक सेमी ऑफिशियल बॉडी थी। उसके बाद 1939 में मोटर व्हीकल्स एक्ट दिया गया था। उसके बाद 1950 में CRRI जो हमारा जो ये है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था 1950 में। उसके बाद 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट दिया गया था। उसके बाद 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उसके बाद 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड बनी थी। उसके बाद 1978 में जो हमारी जो NTPC हैं, NTPC आधारित हुई थी, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है। उसके बाद 1998 में हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधारित हुई थी। और 2000 में क्या हुई थी कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सभा योजना है वो 2000 ईयर में आई थी। तो इसके रिलेटेड हम जो भी देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ACD। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि आसान सा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ग्रेडियंट एंड कैम्बर। हमें पता ही है कि ग्रेडियंट जो है वो 2 टाइम्स कैम्बर होता है। इसको भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज। ये हर बार हमें देखने को मिलता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है हमें ये क्वेश्चन। तो यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी आपको सभी को पता होगा, इसका है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको हम आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है जो म्यू है हमारे पास, इसको हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम जाएंगे यहाँ पे यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो इसको हम आसानी से रेनॉल्ड नंबर से कर सकते हैं। तो इससे भी बड़ी आसानी से हम इसको बेसिक फार्मूला से कर सकते हैं। हमारे पास हमें पता है कि जो शियर स्ट्रेस होती है वो होते हैं म्यू डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई। दैट इज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका न्यूटन है, इसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका है, इसको मीटर यहाँ से होगा, इसको मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा यहाँ पर म्यू। तो यहाँ पर क्या बचता है कि न्यूटन सेकंड, ये पर सेकंड है ऊपर जाएगा तो बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दैट इज़ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ फोर्स की जो रिलेशन है वहाँ से भी कर सकते हो। तो डिफरेंट तरीके हैं उसको निकालने के, बिल्कुल आसानी के साथ। पता ही है आपको, याद हर किसी बच्चे को होता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड PERT इज इवेंट ओरिएंटेड। PERT इवेंट ओरिएंटेड, तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे PERT जो है, PERT PRT, बच्चे इसको यहाँ से याद रखते हैं कि इट इज़ इवेंट ओरिएंटेड। तो ये हमें सभी को पता है कि तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनली वन इज़ ट्रू।
उसके बाद हमें दिया गया है एक ओपन क्यूबिकल टैंक 2 मीटर साइड इज फिल्ड विद वाटर. If the tank is rotated with an acceleration such that half of the water spills out, then the acceleration is equal to, उसके एक्सेलरेशन हमें निकालनी है. एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी? इसको हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं. आसान तरीका ये है कि हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि जो हाइट परपेंडिकुलर बेस होती हैं और ये हमारे पास आता है यहाँ पे ए बाई जी के बराबर. तो जब यहाँ से हाफ पानी जब स्पिल आउट हो जाएगा, जब हाफ पानी स्पिल आउट हो जाएगा ये हाफ पानी यहाँ पे स्पिल आउट हुआ, तो यहाँ ये 2 मीटर था, ये 2 मीटर था, ये हाफ इसमें जब स्पिल आउट हो गया तो ये 1 मीटर आएगा, ये भी 1 मीटर आएगा. तो बचा के tan थीटा जो है डी जेड भी 1 मीटर है, डी एक्स भी 1 मीटर है, तो ये हो गया ए बाई जी. यहाँ से आपको मिलेगा कि ए इज इक्वल टू जी. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. उसके बाद फिर से एक आसान क्वेश्चन है, हमें डायमेंशनल फार्मूला बनानी है यहाँ पे. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो ये डायमेंशनलेस होती हैं, तो इसका आएगा m0 l0 t0, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. इसका भी सेकंड है यहाँ पे. दूसरी बात कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तीसरी बात काइनेमेटिक विस्कोसिटी. चौथी बात स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या, तो हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रेस का होता है जो वही जो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन पर mm² होता है स्ट्रेस का. तो न्यूटन में है, न्यूटन ये तो फोर्स है, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर हो गया इसका mm² यानी कि l², तो हो गया ml-1 t-2. तो फोर्स का हो जाएगा, स्ट्रेस को हो जाएगा ml-1 t-2, दैट इज 4. तो डी का 4 है, यहाँ पे डी का 1, यहाँ पे डी का 4, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो. बाकी की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी आसानी है लेकिन उनको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या बोला है कि हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ स्पिलवे इज कंस्ट्रक्टेड विद स्केल ऑफ दिस. इफ द प्रोटोटाइप डिस्चार्ज इज 2048 मीटर क्यूब देन द करस्पॉन्डिंग. हमें मॉडल में बना आपको बताना है. तो मॉडल में क्या होता है कि जो डिस्चार्ज यहाँ पे मॉडल में आएगा वो जो भी प्रोटोटाइप में है ना, जो भी प्रोटोटाइप में है दैट इज़ 2048. और यहाँ पे जो डायमेंशन रेशो है मॉडल और इसमें, तो इसमें तो कम ही आएगा. पहली बात तो यह है कि इसमें कम आएगा, उसमें ज़्यादा था, इसमें कम आएगा. कितना कम आएगा? हमारे पास जो पता है कि फ्लूइड मॉडल से हमें क्या निकलता है कि डिस्चार्ज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LR रेज़ पावर 2.5 होती हैं. तो यहाँ से 2.5 करेंगे जब 16 रेज़्ड पावर 2.5, तो ये कैसे करेंगे? आसान तरीके से, कैलकुलेट तो होता ही नहीं है. 2048 तो ये बन जाएगा हमारे पास 16² और 16 का रूट, दैट इज़ 4. तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2 का मिक्स. बिल्कुल आसान है. उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A level was set up at a distance 100 मीटर, द नेट कंबाइंड करेक्शन. तो वो होता है हमारे पास 0.0673 d². ये जो d है यहाँ पे हमें पुट करना होता है किलोमीटर में. यहाँ पे 0.1 करेंगे तो 0.1² 0.0673, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा सी पार्ट. उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. इसमें क्या करना है हमें सिलेंडर्स रेशो हमें ढूंढना है. यहाँ पे 5 मीटर लॉन्ग कॉलम है, हिंज बोथ एंड्स हैं, होंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद डायमीटर 160. यहाँ पे हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सिलेंडर्स रेशो, दैट इज लैम्डा, दैट इज इक्वल टू L डिवाइड बाई RE मिनिमम. RE मिनिमम होता है बराबर रूट ऑफ I/A. जब ये सर्कुलर कॉलम के लिए करते हैं हम πd4/64 एरिया πd²/4 रूट करते हैं, तो ये निकलता है d/4. तो यहाँ पर d/4 जो डायमीटर दिया गया था 160 mm दिया था, 160. तो इसको 4 से करेंगे तो ये आएगा 4 4 16 को 40 आएगा. यहाँ से जो डायमेंशन दी गई थी 5 मीटर यानी कि 5000 mm डिवाइड 40 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 125 mm. नहीं आएगा. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढनी है. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किससे रिलेटेड है, एलोंगेशन किससे रिलेटेड है, न्यूट्रल एक्सिस किससे रिलेटेड है और टॉप फाइबर किससे रिलेटेड है. तो हमें पता है जो न्यूट्रल एक्सिस होती है हमारे पास उसमें क्या होता है,
उस पर जो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होते हैं वो 0 होते हैं। तो डी का सी का तो आया 4, सी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद करेंगे टॉप फाइबर में क्या होता है कि 0 शेयर स्ट्रेस होते हैं। टॉप फाइबर में हमारे पास 0 शेयर स्ट्रेस होते हैं। तो डी का तो आया 3, डी का आया 3, तो मिल गया ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे ढूंढने को। हमें पता ही कि शेयर स्ट्रेस जो वैरी होती है वो ऐसे होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है वो ऐसे वैरी होती है, न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होती हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू कपल समवेयर इन स्पान इट वुड प्रोड्यूस ए, यहाँ से क्या, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हर बार क्या होगा कि कोई भी जब सिंपली सपोर्टेड होता है हमारे पास, अगर उसको हम कहीं भी देते हैं, कोई भी मोमेंट लगाते हैं, तो उस तरीके से उसको जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाती हैं और शेयर फोर्स डायग्राम जो बन जाती हैं वो कैसे बनते हैं, रेक्टेंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम। और यहाँ पे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट्स एट द एप्लीकेशन लिखा हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव एम, यहाँ पे नेगेटिव एम, और यहाँ पे जो रिएक्शन आती है वो m/l के बराबर होती है, जो कि थ्रू आउट रेक्टेंगुलर होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑफ दिस ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद एक नए किस्म का क्वेश्चन देखा गया था, रिंग बीम दिया गया था, रिंग बीम सब्जेक्ट टू यूडीएल। एक रिंग बीम है, जैसे क्या इस तरीके का बीम है, उस पर यूडीएल आपके पास यहाँ पे, और बोला गया था कि शेयर इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया था शेयर फोर्स एट मिड स्पान इज 0, शेयर फोर्स एट मिड स्पान इज मैक्सिमम, टॉर्जन एट मिड स्पान। देखो इसको कैसे करना था, ये तो बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इसने दिया था टॉर्जन एट मिड स्पान इज 0, टॉर्जन एट मिड स्पान इज 0, टॉर्जन एट मिड स्पान इज मैक्सिमम। हमें पता है कि जो भी टॉर्जन होती हैं, टॉर्जन की जो वेरिएशन होती है वो भी ऐसी ही होती है जहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की होती है, ये यहाँ पे सबसे कम होता है। और जब हम दूर जाते हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे ये मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से ये नेगलेक्ट हो जाता था, टॉर्जन एट मिड स्पान इज 0। तो थर्ड किस में था, थर्ड इसमें भी था, थर्ड इसमें भी था। फिर आता था फर्स्ट स्टेटमेंट में शेयर फोर्स एट मिड स्पान इज 0, और यहाँ क्या था सेकंड स्टेटमेंट क्या था, शेयर फोर्स। देखो शेयर फोर्स तो मिड स्पान पे मैक्सिमम होगा ही नहीं है शेयर फोर्स एट मिड स्पान इज 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये नीचे से सपोर्टेड होगा, और सपोर्ट पे हमेशा हमें क्या मिलता है कि हमें मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलता है। और यहाँ पे जो मिड स्पान पे यूडीएल के केस में भी आप अगर आप जनरल बीम से भी कंसिडर करोगे, वहाँ पे भी आप मिड स्पान पे हमारा जो शेयर फोर्स होता है वो 0 होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ नीडल यूज्ड इन विकेट apparatus फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड एज 0.5 mm। उसका डाया क्या होता है, 1 mm, 5 mm, 10 mm। देखिए इसने जो क्वेश्चन दिया था वो डायमीटर दिया था, डायमीटर। तो मतलब ये है कि ये मस्ट बी सर्क्यूलर, इट मस्ट बी सर्क्यूलर, क्योंकि उसका ही डायमीटर होता है हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो नीडल होती है वो स्क्वायर नीडल होती है, 1 mm स्क्वायर होती है, 1 mm स्क्वायर होती है, 1 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको डाया दिया था। और अगर हम सर्क्यूलर की बात करेंगे तो उसमें होता है 1.13 mm, 1.13 mm सर्क्यूलर। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था उसके हिसाब से, तो इसमें आएगा कि नन ऑफ द अबव इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ए सिंपली सपोर्ट कंक्रीट बीम स्ट्रेस एट दिस फोर्स इज डिजाइनड एट बोलिंग बैलेंसिंग, ये तो लोड बैलेंसिंग पे था ये क्वेश्चन। इस पर आपके जो हमें होता है कि मूवमेंट होते ही जो हमारे पास जो यहाँ पे था यूडीएल था, तो यूडीएल के हिसाब से यूडीएल की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो होता है WL²/8 मैक्सिमम। और अगर इसी को एज ए प्रेस्टिस लगाते हैं, यहाँ से इसी को एज ए प्रेस्टिस लगाते हैं यहाँ पे हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता, जो भी हमारा प्रेसिस्टिंग फोर्स है और एसेंट्रिसिटी दैट इज़ PE। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से हमको आराम से मिल जाएगा। आपको क्या निकालना था, सेंट्रल डिप निकालनी थी आपको, सेंट्रल डिप यानी कि ये E निकालनी थी, एसेंट्रिसिटी निकालनी थी। तो यहाँ पर आता 200 mm। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ESC में भी आया है, शायद बाकी क्वेश्चन में भी, बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं AEG वगैरह उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 200 mm है। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ यूनिट वेट ऑफ द वेट सॉइल। ये गलत बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है। फॉर ड्राई सॉइल इज
यूनिट वेट इज़ लेस दैन दैट ऑफ टोटल यूनिट वेट। ड्राई सॉइल्स के लिए जो ड्राई यूनिट वेट होती है वो लेस होती है, कम होती है दैन टोटल यूनिट वेट, ये तो बराबर होती है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर, ये बात भी गलत है, ये तो डिक्रीज़ होता है। तो जो करेक्ट आंसर है यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है डिक्रीज़ होता है ड्यू टू सबमर्जेंस वाटर। ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है और ये हर किसी एग्जाम में लगभग आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, ये गुप्ता का क्वेश्चन है, तो सिंपल इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो वो क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट व्हेन ड्रेनेज इज अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, ड्रेनेज को अलो किया जाता है फर्स्ट स्टेज में, यानी कि कंसोलिडेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। इन अ ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट व्हेन द ड्रेनेज इज अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सेल प्रेशर ओनली एंड नॉट द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में नहीं होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिवेट स्ट्रेस एट कॉन्स्टेंट सेल प्रेशर, द टेस्ट, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं देखो, इन ट्रायक्सियल कंप्रेशन व्हेन ड्रेनेज, जब हम ड्रेनेज को अलो करेंगे, ड्रेनेज को अलो करेंगे फर्स्ट स्टेज में, यानी कि जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है वो डिसिपेट हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है, वो बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से क्या होगी कि कंसोलिडेशन हो जाएगी, कंसोलिडेशन हो जाएगी। दूसरे क्या इसमें वर्किंग ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज एंड नॉट ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या है कि ड्रेनेज अलो है एंड नॉट ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, और दूसरी केस में अनड्रेनेड कंडीशन है, तो कंसोलिडेटेड अनड्रेनेड टेस्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे अब तो बिल्कुल ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डाइकिन फार्मूला के हिसाब से क्या होता है कि क्योज जो पीक फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A⁻³ के। उसके बाद मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड रूटिंग क्या होती है, रिजर्वायर रूटिंग होती है, चैनल रूटिंग होती है, हाइड्रोलिक रूटिंग। देखो हाइड्रोलिक रूटिंग तो होती ही नहीं है, ये हाइड्रोलॉजिक होती हैं, हाइड्रोलॉजिक होती हैं, और ये चैनल रूटिंग होती है, रिजर्व रूटिंग नहीं होती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिड्यूस सैलिनिटी ऑफ वाटर। आप जो सैलिनिटी ऑफ वाटर है कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हो, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन की वजह से, इससे तो नहीं हो सकती, फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकती, फिल्ट्रेशन तो से नहीं हो सकती, आपको तो पता है ये किसकी काम आती है, ये किस चीज़ की काम आती है, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये भी मुझे लगता है बहुत बार ESC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये 3rd and 4th इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको जो ऑपरेशंस हैं, यूनिट प्रोसेस हैं कि जो भी हैं, ये उनको आपके अप्रोप्रिएट से मिलाना है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का क्या आएगा, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो है वो किसके रिलेटेड होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के। थिकनिंग ऑफ स्लज, हम थिकनिंग ऑफ स्लज कहाँ पे करते हैं, थिकनिंग ऑफ स्लज हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भी होती है, सेकेंडरी में भी होती है, क्योंकि स्लज वहाँ भी प्रोड्यूस होता है, यहाँ भी स्लज प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेनली हम इसको कहाँ पे करते हैं, मेनली हम इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ही करते हैं, जहाँ पे हम जो हमारे पास जो एक्टिवेटेड स्लज से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन टैंक होती है, वहाँ से जब वहाँ निकलती हैं तो फिर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। थिकनिंग डिफरेंट तरीके की थिकनिंग्स होती है, जैसे कि ग्रेविटी से होती है, सेंट्रीफ्यूगल से होती है, प्रेशर की वजह से होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके सेंट्रीफ्यूगल मेथड है हमारे पास। उसके बाद स्कम रिमूवल, इसका क्या आएगा, सेटलिंग इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टैंक, रिसाइकलिंग, और रिसाइकलिंग तो हमें पता ही है कि इसकी रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम फिल्ट्रेशन, इंटरकूलिंग फिल्टर जब करते हैं उसमें हम डुअल्स कभी डुअल लगाते हैं, कभी हम 3 स्टेजेस में कर सकते हैं, 4 स्टेज में कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या होती है कि रिसाइकलिंग करनी पड़ती है, तो यह इसका आएगा करेक्ट आंसर 4th, दैट इज डी इज द ऑप्शन फॉर दिस। उसके बाद बोला है कि ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आता है, ये गेट में भी आया है, ESC में भी आया है, और हर किसी एग्जाम में आया है, पिछली बार AE में भी आया था। बी इज़ द व्हील ट्रैक फ्लोड एंड द सेंट्रीफ्यूगल शुड रेशो, जो सेंट्रीफ्यूगल रेशो होती है हमारे पास P/W दैट इज इक्वल टू V²/GR, वो किससे कम होनी चाहिए, वो किससे कम होनी चाहिए, वो दोनों के कम होनी चाहिए। अगर आपको दोनों चीज़ें बचानी है, लेटरल स्किडिंग भी बचानी है, ओवरटर्निंग भी बचानी है, ओवरटर्निंग के लिए तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, और फॉर लेटरल स्किडिंग के लिए ये क्राइटेरिया है, तो उसका बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्या बोला गया है, इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट, CBR में हम CBR वैल्यू किस किस पेंट्रेशन पे कैलकुलेट करते हैं, 2.5 पे भी करते हैं, 5 पे भी। देख अगर बोलता ना, मतलब स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, हम क्या लेते हैं, 2.5 लेते हैं कि 5 लेते हैं, उस वक्त तो आएगा 2.5, लेकिन इसने बोला है कि कैलकुलेट कहाँ पे करते हैं, कैलकुलेट तो दोनों जगह पे करते हैं, वो तो दूसरी बात है, हम स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, किसको लेते हैं, हम तो अमूमन किसको लेते हैं 2.5 mm। अगर हम पहली बार टेस्ट करेंगे
वहाँ पे 5 mm पे हमें रिज़ल्ट मिला, ज़्यादा वैल्यू 5 mm पे मिली, हम इस टेस्ट को रिपीट करते हैं। अगर रिपीटिशन के बाद भी 5 mm पे ही ज़्यादा आई, फिर हम 5 mm वाली रीडिंग लेंगे, वरना नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे इसने जो क्वेश्चन पूछा था वो बोला था द वैल्यू ऑफ सीवियर्स कैलकुलेटेड एट, कहाँ किस किस वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है, तो दोनों वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है इन ए बिटुमिनस पेमेंट जो एलिगेटर क्रैकिंग है वो मेनली ड्यू टू किस वजह से होती है हमारे पास एलिगेटर क्रैकिंग। ये जो हमारे पास ये एलिगेटर क्रैकिंग होते हैं ये हमारे पास उमूमन जो होती है वो लोड की वजह से होती है, रिपीटेड लोड की वजह से, यानी कि रिपीटेड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं हमारे पास। तो क्या उन्होंने क्या बोला कि इनएडिक्वेट वेयरिंग कोर्स, जो हमारे पास वेयरिंग कोर्स हम लगाएंगे उसकी वजह से इनएडिक्वेट दिया है तो उसकी वजह से ये क्रैकिंग आएगी। ज़रूरी नहीं है कि उस वजह से आएगी। इनएडिक्वेट थिकनेस ऑफ सब बेस, जो हमारे पास जो सब बेस कोर्स हैं उसकी इनएडिक्वेट थिकनेस होगी। देखिए इस एलिगेटर क्रैकिंग से सब बेस पे तो इफेक्ट आएगा, इसको भी इफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी इनएडिक्वेट थिकनेस दी है उसकी वजह से ये क्रैक नहीं आती। यूज़ ऑफ एक्सेसिव बिटुमिन मटेरियल, हमने बहुत ज़्यादा बिटुमिन या जो यहाँ पर पास हम जो बिटुमिन होता है हमारे पास जो बाइंडर का काम देता है, हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है उसकी वजह से आएगा नहीं। फैटिग अराइजिंग, जो फैटिंग अराइज होती है हमारे पास फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशन, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको हम क्रोकोडाइल क्रैकिंग भी बोलते हैं। जो हमारे सरफेस पे जो हमारी क्रोकोडाइल टाइप जो हमारे पास जो बनते हैं उनको हम बोलता है कि उन्हीं को हम बोलते हैं एलिगेटर क्रैक, और जो हमारे कॉमन फेलर हैं ये बिटुमिनस पेमेंट का। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है फ्लेंज वे क्लियरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये आप सभी को पता होगा। फ्लेंज वे क्लियरेंस डिस्टेंस किसको होती है? एडजॉइनिंग फेस ऑफ रनिंग रेल एंड चेक रेल, गॉज फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल, थ्रू विच द टंग रेल मूव्स लेटर येट दैट इज कॉल्ड थ्रो अप स्विच। उसके बाद नन ऑफ द अबव, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आप सभी को पता होगा, बिटवीन द एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ रनिंग रेल एंड चेक रेल। जो हमारे पास रनिंग रेल होती है और चेक रेल, उनको जो एडजॉइनिंग फेसेस होती है जिनको जो डिस्टेंस उसको मिलाती है उसी को बोलते हैं हम फ्लेंज वे क्लियरेंस, उसी को बोलते हैं हम फ्लेंज वे क्लियरेंस। उसके बाद रेलवे का ही एक और क्वेश्चन है कि वायर क्ला, जिम क्रो, बीटर, मैलेट, ये किसका काम है? तो वायर क्ला किसके साथ रिलेट है? क्लीन द ब्लास्ट, जिम क्रो, हाँ बिल्कुल। तो पहला जो है वायर क्ला इज़ फॉर टू क्लीन द ब्लास्ट, इट इज़ फॉर टू पैक द ब्लास्ट नो टू बेंड द रेल्स, beater is for to pack the blast in sleeper and mallet is to sound sleeper from packing. That is the correct answer for this question. उसके बाद वेयर ऑफ रिलीज इज मैक्सिमम इन, वेयर ऑफ रिलीज कहाँ पे मैक्सिमम होता है? तो ये भी मुझे लगता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी गुप्ता से उठाया गया है, शायद ये उसी का क्वेश्चन है। इसका तो पता ही आपको, शॉप को जहाँ पे आपको मिलेगी वहाँ पे आपका वेयर ऑफ रिलीज ज़्यादा होता है। वेयर ऑफ रेल्स वहाँ पे भी जो यहाँ पे एंड होगी, साइड होगी, हेड, जो भी वेयर होगा वो यहाँ पे भी ही मैक्सिमम होगा। टेंजेंट, ट्रैक, टनल्स, ये तो डिफरेंट, ये तो एक किस्म के इससे ट्रैक दिए हैं, इसने तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। कोस्टल एरिया है, टनल्स हैं, ट्रैक, टेंजेंट ट्रैक हैं, तो स्टॉप ग्रुप पे मैक्सिमम होगा। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन हैज़ अ शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम, ये तो JKSSB के सिलेबस में था ही नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिपर ट्रैवल है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सिकिंग फंड, सिकिंग फंड क्या, ये सभी को पता होता है कि सिकिंग फंड क्या होता है। तो सिकिंग फंड क्या होता है कि फंड रिबिल्डिंग फर्स्ट इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर, बिल्कुल यही सही है। रेज टू मीट मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं होता। तो टूरिज्म टू रिपोर्ट मस्ट बी अथॉरिटी टू रिटेन नहीं। पार्ट ऑफ मनी कैपिटल वाज सपोर्टिंग एडिशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, नो बिल्कुल नहीं। एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि वही स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन को लिए नहीं होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये भी लगता है मुझे, ये गुप्ता से उठाया गया क्वेश्चन है और ऑलरेडी आया हुआ है, शायद ESC में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। द टू टाइम एस्टिमेट फॉर PQRS फॉर एग्जीक्यूटिंग ए पर्टिकुलर जॉब आर एस अंडर, कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास PQRS, 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्टली लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम दिया गया है। तो इसको मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में क्या करना है, या तो आपको वेरिएंस निकालनी है या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। जिसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा निकलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट उतना सर्टन नहीं है, उतना श्योर नहीं है अपने काम को लेके उसको कंप्लीट करने में। लेकिन जिसका वो कम आएगा वो सर्टन है, तो जिसका कम आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो उस तरीके को आपको आता होगा वो वाली
उस तरीके से आपको आता होगा। लेकिन मैं क्या करूँगा आपको, मैं आपको शॉर्टकट क्या बोलूँगा कि यहाँ से आपको ऐड करना है, आपको देखना है कि टाइम डिफरेंस किस में ज़्यादा है। यहाँ पे क्या 5 + 5 = 10, यहाँ पे 13 + 3, यानी कि यहाँ से इस टाइम को 3 डेज़ आपको ऐड करने हैं। यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 5 दिन, यहाँ पे 4 दिन, यहाँ पे 6 दिन, यहाँ पे 7 दिन, 3 डेज़। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मिनिमम डेज नीडेड है, यानी कि यहाँ पे डिविएशन भी मिनिमम आएगी, वेरिएंस भी मिनिमम आएगी। तो इसको इस शॉर्ट तरीके से भी आप कर सकते थे कि इसका जो आएगा वो कंट्रैक्टर क्यों ही आएगा। आई समझ में आपको बात? ये ज़रूरी नहीं हर बात सही हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये सही होगा, क्योंकि आपकी जब डिफरेंस निकालोगे इन दो टाइम का डिवाइड बाई 6 करके स्क्वायर निकालोगे तो उस तरीके से भी यही आएगा और इस शॉर्टकट से भी यही आएगा। उसके बाद अगली तरफ क्या है, if a number of coplanar forces acting on a particular are in equilibrium, then the algebraic sum of their moments about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point. That is a Varigness theorem. That is a Varigness theorem. Lami's theorem तो आपको पता ही होगी क्या है, कॉशी थ्योरम, वो भी आपको पता ही होगा कॉशी थ्योरम क्या है। उसके बाद जो है यूलर्स थ्योरम, नहीं इसको बेयस थ्योरम है। If the member is joined by M and joints by M, the constant function to be redundant is given by members. जब आपके members ग्रेटर देन होगी 2g - 3 से, तब आपका जो member है वो redundant होता है। तो ये सभी को पता है, बिल्कुल इसका आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका C इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीम इज पॉसिबली अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग लोड्स। आपको क्या लगता है, इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दी गई, हमें बोलना है कि आपको क्या लगता है कहाँ पे कैसा लोड लग रहा है। यहाँ पे कपल्स ऑफ M एंड CM, हमें पता है यहाँ पे जो भी कपल लगेगी बीम पे वहाँ पर आपको सडन जर्क मिलती है। शेयर फोर्स में भी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी, जब आपको पॉइंट लोड आता है तो शेयर फोर्स डायग्राम में सडन जर्क मिलती है। इसी तरीके से जब पॉइंट मोमेंट लगता है तो वहाँ पे भी मोमेंट डायग्राम में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक सडन जर्क मिलती है। तो यहाँ पे सडन जर्क देखने को मिल रही है, यहाँ पे सीधे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी सडन जर्क लगती है। और टोटल मैग्नीट्यूड यहाँ M + M 2M है, यहाँ पे M है। तो कपल्स ऑफ M एट C एंड 2M एट D इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद एज अ क्यूब साइज इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो पता ही है। जब क्यूब साइज इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज होती है, ये तो सीधी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको, ये मुझे भी गलती से गलत हुआ है खुद को, ये क्वेश्चन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मुझे क्यों गलत हुआ है कि मुझे पता है कि डिक्रीज़ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज़ होती है, लेकिन मैंने उस टाइम पे इसको मार्क किया था, फिर OMR में यही भरा था, तो हो गई बल्ले बल्ले फिर मेरी। तो डोलोरोज आइडियलिस्ट रिवर कोहेसिव, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हर किसी क्वेश्चन में पूछा, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो शीप फूड रोलर बिल्कुल इसका आसान सा है। उसके बाद रेशो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू दैट ऑफ अंडरस्टूड सैंपल दैट ऑफ रिमोल्डेड सैंपल, ये तो सेंसिटिविटी सीधी बात है। एक्टिविटी तो आपको पता ही है किनका रेशो होती है, डैम्पिंग तो नहीं है, डैम्पिंग वहाँ पे आप डायनेमिक्स में पढ़ते हैं, प्लास्टिक, तो बिल्कुल इस आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि wheat is grown in the field capacity to equal this. Irrigation water is to be supplied when the moisture content falls to 20%. Roots and depth, अगर यहाँ को हम गलती क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर NIR पूछा है आपको, नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट पूछी है आपको। तो अगर हम यहाँ करेंगे ना 30 - 10 करेंगे, ये आपको टोटल देगा कितना लगेगा। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि इरीगेशन वाटर सप्लाई तब करनी है जब मॉइस्चर कंटेंट हमारा सॉइल को कहाँ फॉल हुआ, वो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ तक ही फॉल हुआ है 20% ही। तो फिलहाल आपको पता ही है 30 - 20 आपको करना है, 30 - 20, इस 30 - 20 को आपको गामा जो भी आपको सॉइल का दिया होगा, ड्राई वेट ऑफ सॉइल 14 से मल्टीपल करना है, 14/10 इंटू करना है क्या 1 मीटर रूट से आपको मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, इसको डिफरेंट आंसर्स दिए बच्चों ने, और की भी जो आंसर्स दिया था शायद बी दिया था। तो क्या है कि फुल रिजर्व लेवल इज़ द मैक्सिमम एलिवेशन टू विच रिजर्व वाटर सरफेस विल राइज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस, द मैक्सिमम लेवल टू विच रिजर्वर वाटर विल राइज ड्यूरिंग वर्स्ट डिजाइन फ्लड, द नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल इन अ रिजर्वर। तो यहाँ पे जो है ये
कई बुक्स पे इसको ये वाला आंसर दिया है, कई बुक्स पे ये वाला आंसर दिया है। जैसे हमारे पास जो एस के गर्ग की बुक हैं, ये जो डिफरेंट बुक है, जो भी अच्छी बुक हैं इंडियन ऑथर की हैं, उसमें ये दिया है। और कई कई जगह पे मैंने देखा है कि कई शॉर्ट बुक्स में भी देखा है मैंने, उन्होंने सी भी दिया है, इसका आंसर सी भी दिया है, यानी कि उन्हें बोथ ए एंड सी भी दिया है, ए भी दिया है, सी भी दिया है, तो बोथ ए एंड सी उसकी वजह से हो जाएगा। और बी दिया है दूसरी बुक्स में, उसकी वजह से मेरे हिसाब से इसको नलिफाई होना चाहिए क्वेश्चन। इसके ऑल ऑफ द अबव भी हो सकते हैं, या बोथ ए बी हो सकता है इसका आंसर। द लाइन इन अ डैम सेक्शन इन अ डैम वेयर पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसको बोलते हैं फ्रेटिक लाइन, सीपेज लाइन। ये मैंने नहीं पढ़ा था। सेचुरेशन लाइन अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे हम डैम के नीचे जो होती हैं, ये जो फ्लो लाइन होती है, फ्लो लाइन के नीचे तो सारा हमेशा सेचुरेटेड ही होगा, मोस्टली तो सेचुरेटेड ही होगा। उसके हिसाब से मेरे हिसाब से मे भी उसको कह सकते हैं हम सेचुरेशन लाइन। मैंने तो नहीं पढ़ा है कभी, लेकिन जहाँ पे जो आंसर की पे दिया था आंसर, उसमें ऑल ऑफ द अबव दिया गया था, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मे बी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। उसके बाद है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रूलिंग रेडिएट परमिट इन प्लेन्स। प्लेन्स पे क्या देते हैं? तो जो यहाँ पे प्लेन्स पे जो देते हैं वो देते हैं 1/150 टू 1/200 और 1/100 टू 1/150 देते हैं, जो हमारे प्लेन्स नहीं होते हैं। तो इसमें जो मैचिंग आंसर है वो दैट इज़ 1/150। क्रॉसिंग नंबर अडॉप्टेड बाय इंडियन रेलवेज, ये भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इसने ये नहीं दिया था कि मतलब आज के ज़माने में क्या देते हैं या पिछले ज़माने में क्या देते थे। इसने सिंपली बोला था अडॉप्ट बाय इंडियन फॉर हाई स्पीड्स। जो मैंने पढ़ा है उसका 1/16 भी कहीं पे है, 1/20 भी कहीं पे है, और जो पहले देते थे 1/12 देते थे। तो उस हिसाब से इन्होंने जो आंसर की पे दिया था वो 1/12 दिया था। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सी चीज़ कंसिडर की थी पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा नहीं था, तो नहीं लिखा था क्वेश्चन में कि आज क्या देते हैं, तो मे बी उस हिसाब से इन्होंने 1/12 दिया था। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 1/16 1/12 भी आ सकता है, 1/20 पे आ सकता है, 1/18 तो आपको पता है ये गुड्स ट्रेन के लिए होता है, ये पैसेंजर ट्रेन के लिए देते हैं, और बाकी तो आजकल के ज़माने में देते हैं फॉर जो ट्रेन बनाई जाती है आजकल उनके रोड्स की थी। If 25 ml of an odorless water sample requires 175 ml of to produce 200 ml of free water, तो ये तो पता ही आपको बिल्कुल थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर है 200/25, जो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्या बोलना था, आपको थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर बोलना था। जो टोटल वॉल्यूम होता है डाइल्यूशन के लिए आप कितना लगाते हो उसमें, तो यहाँ पे आसान से 8 मिलेगा आपको। व्हाट इज द मिनिमम रेजिडुअल क्लोरीन डिजायर्ड आफ्टर द क्लोशन प्रोसेस, पॉइंट 2 में। ये तो आसान सा क्वेश्चन सभी को पता है। Among the following water supply distribution system which one is reticulation system, तो इंटरलेसर सिस्टम भी बोला जाता है, ग्रिड आयरन सिस्टम भी, रेटिकुलेशन सिस्टम भी, इसी को बोलते हैं हम ग्रिड आयरन सिस्टम को। उसके बाद बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड टू क्यूमुलेटिव एरर्स, इनको हम सिस्टमेटिक एरर्स भी बोलते हैं, सिस्टमेटिक भी बोलते हैं इनको। एक्सीडेंटल एरर्स, यहाँ पे रूट एल डायरेक्टली प्रपोर्शनल होते हैं, यहाँ से एल के प्रपोर्शनल होते हैं एरर्स, तो ये हम एक्सीडेंटल एरर्स में लगाते हैं, बोथ में नहीं लगाते, बिल्कुल गलत है, ये बात सही है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल्ड पार्ट इज यूज्ड इन सर्विंग बिकॉज, ये तो हर जगह पे आपको देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल्ड पार्ट इज बिकॉज सो दैट अकामुलेशन ऑफ एरर्स प्रिवेंटेड, ये इसलिए किया जाता है, ये वाली प्रिंसिपल सर्विंग में इस्तेमाल। उसके बाद बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व इज दैट आर इज इक्वल टू 1720 डिग्री। तो इसका इन्होंने आंसर गलत दिया था शायद आंसर की पे, तो ये वाली आंसर राइट है। उसके बाद अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट ड्रॉस टू द ग्राउंड इन, ये कितने टाइम में ग्राउंड तक पहुंचेगी? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है वो u/g के बराबर होती है, लेकिन अगर हम पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक उसके बाद वापस तक, उसको यही कई बच्चों ने ये गलती की होगी कि 10 सेकंड्स लिखा होगा, लेकिन ये वापस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है हमें, तो वो थे 2 सेकंड। अगर हम प्रोजेक्टाइल के हिसाब से भी करेंगे वो थे 2u sin θ/g, यहाँ पे sin θ 90 है, तो 2u/g उसके हिसाब से आपको 20 सेकंड निकलेगा इसका। और आपको इसको u=v+at के हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, a के बदला g निकलना है, t यहाँ तक आएगा, उसके बाद वापस आने में उसका 2s टाइम करके
20 सेकंड्स आएगा इसका आंसर। उसके बाद मैकेनिक्स का एक और क्वेश्चन था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे है ये, और बोला गया था द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन कितनी होगी। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था ये, यहाँ पे जो है टोटल फोर्स यहाँ पे एक 70, यहाँ पे 80, तो टोटल फोर्स यहाँ वो नेट फोर्स कहाँ कितना लगेगा, इसको इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा डायरेक्शन। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो है माइनस टाइमस कितना है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको जो नेगेटिव में है वो कितना है, वो है म्यू एन। म्यू दिया गया है 0.4, इसका जो दिया है 20 kg, और जो जी के वैल्यू है वो 10, उससे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज़्यादा है कि उतना यहाँ से फोर्स लग ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन होगी नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 है इसकी इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ट्रू अबाउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन। किसी भी सेक्शन में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं, उसके रिलेटेड कौन सी बात सही है। द यूनिट मूवमेंट ऑफ एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट्स ऑफ एरिया, बिल्कुल डिपेंड करता है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया में ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ही में लगाते हैं तब जाके वो निकलती हैं। रुतुस रूल इज डिफाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ बॉडी विच इज अनसिमेट्रिकल अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। यहाँ पे ये गलती की थी कि यहाँ पे सिमेट्रिकल आता है, सिमेट्रिकल ना कि अनसिमेट्रिकल, तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्या है कि स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय, प्योर शेयर स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होता है, टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इक्वल टेंशन इन बोथ डायरेक्शन एट राइट। देखो अगर हम इक्वल टेंशन लगाएंगे, यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड है जैसे 10 MP है, फिर हम 10 MP है तो ये पॉइंट बनेगा, ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा, यानी कि उस टाइम पे मोर सर्कल पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि प्योर शेयर स्ट्रेस निकालना है हमें, पॉइंट नहीं निकालना है। उसके बाद इक्वल कंप्रेशन जो कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होती है हमारे पास, वो भी नहीं है। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ऑल द डायरेक्शन, वो भी एक पॉइंट ही निकलेगा। अगर हम सेम मैग्नीट्यूड निकालेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन, उसको भी यही वाली कंडीशन आएगी, तो फिर बचेगी ये वाली कंडीशन। हम 10 MP यहाँ से, 10 MP यहाँ से, यहाँ कोई भी मैग्नीट्यूड, तो उस टाइम पे आपका जो प्योर शेयर की केस में ये वाली कंडीशन बनती है, ये वाली केस बनती है उस टाइम पे प्योर शेयर की केस में। पॉजिटिव उतना ही मैग्नीट्यूड का देना है आपको टेंशन, उतना ही मैग्नीट्यूड का देना है आपको कंप्रेशन, या आपको खाली शेयर लगाना है, उन दो कंडीशंस में आपकी प्योर शेयर कंडीशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका पहला ऑप्शन। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग 40 मीटर लाइन चिमनी विच आर द फॉलोइंग फिक्स्ड, इफेक्टिव लेंथ इज कंसिडर्ड इजी। तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे आपको फिक्स हैं, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सीधी बात है कि इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव जो होगी वो 2 टाइम्स गिवन लेंथ होगी, दैट इज 80 मीटर, दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद कंसिडरिंग द स्ट्रक्चरल, तो कहाँ पे थे हम कि कंसिडरिंग द स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, कोहेजन, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल बेसिकली मेड अप ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। वो किन किन की वजह से जो सॉइल में जो स्ट्रेंथ होती है किन वजह से होती है, ये किन वजह से होती है, ये तीनों की वजह से होती है। स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस की वजह से भी होती है, फ्रिक्शन की वजह से भी होती हैं, कोहेजन की वजह से। कुछ बच्चे क्या करते होंगे, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते होंगे, सिग्मा tan फाई, उनको लगा होगा यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल है, यहाँ पे आपकी कोहेजन है, तो इन दोनों पे ही डिपेंड करेगी, उस पर नहीं करेगी। लेकिन एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी जब हम देखेंगे एक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को, ये तीनों चीज़ें उसको दर्शाती है, तो ये तीनों चीज़ें उसमें मदद देती हैं। जैसे हमारे पास वहाँ पे वो शेयर रेजिस्टेंस होती है किसी भी बीम में, वहाँ पर जो डिफरेंट इक्वेशन में वो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन वो डबल एक्शन होती है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स की वजह से होती है, रेनफोर्समेंट की वजह से होती हैं, जो भी वहाँ पे चीज़ें होती हैं अवेलेबल जो बीम में, उसकी वजह से उस शेयर स्ट्रेंथ में वो वहाँ पे उसको मदद देती है। इसकी वजह से यहाँ पे भी वैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा और लगता वही है, और हर किसी बुक में है कि यही वाली जो तीनों हैं, तीनों की वजह से सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम एंड इक्विवेलेंट प्रेशर ऑफ, इतना प्रेशर दिया था, और यहाँ पे क्या किया था कि स्पेसिफिक वेट भी दिया था ग्राम पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन करना ही नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो कैसे करते हैं हमको पता है कि प्रेशर जो होती है हमारे पास वो रो जी एच, गामा एच भी बोल सकते हैं, यहाँ पे गामा ही दिया था, स्पेसिफिक वेट दिया था, तो एच निकलेगा सिंपली पी बाई गामा, पी बाई गामा। प्रेशर कितना दिया था 3 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना दिया था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब, तो ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर बचा, यहाँ पे बचा सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻³ यानी कि ये हो गया 3 इंटू 10⁻³ हो गया, ये होगा 3 मीटर, ये होगा 30 मीटर, तो इसका आंसर आएगा 30 मीटर। सिंपल था बिल्कुल, यूनिट कन्वर्जन करना ही नहीं था इसमें। यहाँ पे आपको देखना था किस में दिया है, 30 सेंटीमीटर में भी किसी ने लिखा होगा, लेकिन वो गलत है कि सेंटीमीटर। यहाँ से आपको आराम से इसको देखना था और ऑप्शंस के हिसाब से इसको आंसर देना था। उसके बाद विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है कि प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन इज द राइज ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो। सीधी बात है, बिल्कुल थर्ड है, यहाँ पे थर्ड है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन से इसका निकल जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सरफेस टेंशन, प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन इज द स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, बिल्कुल सीधी बात है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द मेजर ऑफ द रिलेटिव वॉल्यूम चेंज ऑफ फ्लूइड इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर चेंज, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी विच एक्सप्लेन द राइज ऑफ लिक्विड इन ट्यूब और फॉल, भी यहाँ पे राइज ही दिया है तो कोई बात नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन है इसका। उसके बाद क्या दिया है कि during designing the water supply line of a housing complex, two distribution pipes of different diameters 2 and 6 respectively are connected with the main supply line. The velocity of flow of water in the pipe of 2 सेंटीमीटर में देखना है हमें। तो यहाँ पे क्या है कि आप समझो ये मेन है, समझो ये मेन है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर वाली पाइप है। यहाँ पे हमें बोला गया था कि वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी किस में क्या आएगी, 2 सेंटीमीटर पाइप में क्या आएगी। While designing the water supply line of a housing, two distribution pipes of different diameter 2, 6 are connected with the main supply line. Velocity of flow of water of 2 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सिंपल कंटिन्यूटी की वजह से निकलेगा इसको। जैसे कि हमारे पास होता है V1 A1 इक्वल टू V2 A2, उस हिसाब से हम देखेंगे जो V1 समझो वो 2 सेंटीमीटर पाइप है, हमें बोलना है वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी मानते हैं V1 वही है, तो V1 उसका जो डाया है वो 2 है, वो दैट इज़ 4, दैट इज इक्वल टू V2 इंटू A2 क्या है, A2 इज़ गिवन एज 6, दैट इज़ 36, तो 4 9 आर 36, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप ऑफ 2 सेंटीमीटर पाइप इज 9 टाइम्स V1 इज 9 टाइम्स ऑफ V2, दैट इज C इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद पाइजोमेट्रिक हेड इज द सम ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर हेड, प्रेजोमेट्रिक ये तो सबको पता ही है, तो सिंपल इसका बी आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोल रहा है कि कंट्रोलिंग फ्लड, ये ए रिजर्वायर यूज्ड फॉर, रिजर्वायर हम रिजर्वायर किस चीज़ के लिए बनाते हैं, कंट्रोलिंग फ्लड के लिए बनाते हैं, जनरेटिंग हाइड्रो पावर के लिए बनाते हैं, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर इन पर्कुलेशन फ्रॉम फील्ड्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सीवेज डिस्पोजल बिल्कुल भी नहीं, तो सी इसका आराम से आप दे सकते थे आंसर, ये सभी ने सही क्या होगा, कंट्रोलिंग फ्लड एंड जनरेटिंग हाइड्रो पावर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसके बाद मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच द कॉलम दिए गए हैं, तो जो यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ है तब से ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैच वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या देखा है कि करंट मीटर, करंट मीटर आपको किस लिए, आपको पता ही होगा करंट मीटर किसके इस्तेमाल में होता है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, करंट मीटर इज दिस इको साउंडर। उसके बाद इको साउंडर आएगा आपको, हाँ बिल्कुल, जब वहाँ समंदर की सतह में आपको डेप्थ ढूंढनी हो, डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए, हाइड्रोगुलेटर किस चीज़ के लिए, कंट्रोल ऑफ सिल्ट एंड चैनल, स्लूज गेट्स कंट्रोल वाटर लेवल्स एंड फ्लो रेट्स इन कैनाल, सही, और हाइड्रोगुलेटर 1, दैट इज सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और किसी में 4 था ही नहीं पहले में, तो ये पहले ही जब आप ए का 4 लगाओगे पहले ही सारे ये तीनों नेगलेक्ट हुए, बिल्कुल आसान से ऑप्शन दिए गए थे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद फिर से कॉलम बी मैच द कॉलम बी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिफरेंट जो वैल्यू हम लगाते हैं वो किस चीज़ के लिए, रिफ्लेक्स वैल्यू किस चीज़ के लिए लगाते हैं, अलाउ द फ्लो इन वन डायरेक्शन, सही बात है। स्लूस वैल्यू देखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2 4, ये दो ऑप्शन तो सिलेक्ट हो गए, उसके बाद यहाँ पे 2 है। स्लूस वैल्यू और लिविंग द वाटर हैमर प्रेशर के लिए तो होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है, तो सीधी बात थी, इसका ऑप्शन ये है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन, हमें क्या बोलना है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट्स विच आर जनरली गिवन टू ट्रीट रॉ वाटर सप्लाईज, कौन किस सीक्वेंस में देते हैं हम,
तो सीधी बात है, पहले स्क्रीनिंग करते हैं हम, उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं, और उसके बाद फिल्ट्रेशन, और लास्ट वाली जो प्रोसेस होती है वो डिसइंफेक्शन होती है। तो बिल्कुल आसान सा इसका भी करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद स्टैंडर्ड लूड्स 2.5 mm, ये बिल्कुल केजी में होता है, 1350 एंड 2055 में भी किसी ने ये वाला आंसर दिया था, लेकिन ये न्यूटन में है, तो लोड सिंपल यहाँ पे केजी में होता है। और यहाँ पे जो प्रेशर आता है वो 70 और 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस टू मेजर स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल, जो चलती हुई व्हीकल होती है, उस जो टारगेट व्हीकल हम जिसको बोलते हैं यहाँ पे, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं? वे ब्रिज, लिडार गन, नॉइज मीटर, लूप डिटेक्टर। यहाँ पे उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लिडार गन होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारे पास जो कैमराज होते हैं, आजकल के कैमराज जो होते हैं, जैसे DSLR कैमराज होते हैं, या जो ड्रिलिंग मशीन होती है, आपने देखी होगी ड्रिलिंग मशीन, उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। और जो जिस मूविंग व्हीकल पे टारगेट देखते हैं उसकी ये वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस और टाइम मेजर करके उस चीज़ की वेलोसिटी देता है। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है लिडार गन। उसके बाद क्या है कि क्रीप इज़ द फिनोमेना ऑफ, क्रीप कौन सा फिनोमेना है? लेटरल मूवमेंट है, डिफरेंस ऑफ लेवल है, ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ रेल्स हैं ना। ये बिल्कुल जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, जो ये रेल्स की जो लॉन्गिट्यूडनली जो मूवमेंट होती हैं, चाहे पास आना चाहे दूर दूर होना, मेनली दूर ही होता है, थोड़ी लेंथ इलांगेट होती हैं, उसको क्रीप बोला जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स इन अ ट्रैक, बिल्कुल कॉमन सा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, गुप्ता में भी होगा ये सवाल। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग सर्वेज, उसके बाद ये वाली क्वेश्चन तो हर जगह आती हैं, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस हमें देखनी है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सर्वेज कंडक्टेड टू फाइनलाइज द रेलवे अलाइनमेंट। तो इस सिंपल इसका शॉर्टकट ये है कि MRP से आप याद रख सकते हैं उसको। MRP के लिए काफ़ी लड़ाई होती है, तो MRP नहीं, TRP के लिए काफ़ी लड़ाई होती है यहाँ पे। तो उसके लिए तो ट्रैफिक सर्वे, रिकॉन्सनेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? लोकेशन सर्वे। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग नेटवर्क विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी बात इसमें इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट हमें बोलना है। देखो, इवेंट्स 3 and 4 ऑकर, आफ्टर इवेंट 2। इवेंट्स 3 और 4 तभी कंप्लीट हो गए, तभी हो सकते हैं जब इवेंट 2 इन्हें इसके बाद ही होगी, सीधी बात है। इवेंट 7 कैन ऑकर आफ्टर इवेंट 4, जब इवेंट 4 कंप्लीट होगा तब जाके इवेंट 7 कंप्लीट होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं इवेंट 7 कंप्लीट होगा, क्योंकि इवेंट 7 आल्सो डिपेंड्स अपॉन इवेंट 3, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन इवेंट 2, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन इवेंट 1। जब तक ये तीनों 1 2 3 ये तो कंप्लीट हो गए यहाँ तक, उसके बाद जब तक 3 कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा 7 वाला कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 7 से यहाँ पे डमी एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पे एक और एक्टिविटी है। तो 7 तभी कंप्लीट होगा जब ये दोनों एक्टिविटी सही होगी। कुछ बच्चों ने क्या किया था, यहाँ पे डिफरेंट तरीके लगाए थे कि ये बिल्कुल से गलत क्वेश्चन दिया है, वो दिया है, ये दिया है। बिल्कुल ही आसान है, आसान क्वेश्चन है कि आपका इवेंट कब कंप्लीट होगा। ये इवेंट तभी कंप्लीट होगा। यहाँ पे नंबरिंग से कोई नहीं है, यहाँ पे ABCD BD या कुछ भी लिख सकता है, यहाँ पे ज़रूरी 1 2 3 4 लिखेगा। यहाँ पे आपको बोलना था कि इवेंट 7 कब कंप्लीट होगा, तभी होगा जब इवेंट 7 तभी कंप्लीट, जब दोनों हो गए। तो ये बात गलत दी है खाली, तो विच इनकरेक्ट देखना था हमें, तो ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ये सिंपली बात है, बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू तो है नहीं, सॉल्वेज वैल्यू तो है नहीं, कैपिटल वैल्यू भी नहीं है, बुक वैल्यू इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ नॉन रिफंडेबल इवन आफ्टर द मेंटेनेंस पीरियड ओवर, जब मेंटेनेंस पीरियड ओवर होता है तब तो ये वापस मिलती ही है, तो ये गलत बात है। उसके बाद रिटेंशन मनी ऑलवेज फॉरफिटेड बाय द डिपार्टमेंट इवन आफ्टर द फाइनेंस मेंटेनेंस और एडजस्टमेंट टू द क्लेम इज ओवर। रिटेंशन मनी जो होती है वो काटी जाती है बाय द डिपार्टमेंट इवन आफ्टर, जबकि फाइनलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस और एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम इज ओवर, तब भी वो काटी जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात भी गलत ही है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। उसके बाद बोलो एस्टिमेशन क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल किससे कहते हैं, डिज़ाइनिंग किससे कहते हैं, एस्टिमेशन किसे कहते हैं हम? देखिए, एस्टिमेशन द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोपोज, बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद प्लानिंग से बोल देंगे हम, तो 3 तो पहला तो सिलेक्ट हुआ, यहाँ से ही नेगलेक्ट होगा सारा। चलो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। प्लानिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इज डिटरमाइनिंग, बिल्कुल। तो ये लास्ट सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाटर कंटेनिंग कमिंग आउट ऑफ द किचन एंड वॉश बेसिन। ये तो बिल्कुल गार्बेज नहीं कहेंगे, सीवेज तो नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद इफ ड्यूटी, इफ ड्यूटी इज 1428 एंड बेस पीरियड इज 120 डेज फॉर अ नीयर ऑपरेटर, देन द डेल्टा हमें देखना है, लेकिन मीटर्स में करना है, यहाँ पे मीटर्स में। लास्ट में हम मीटर्स में करके इसको कैलकुलेट, तो क्या होता है कि जो रिलेशन होती है, ड्यूटी होती है बराबर 864 इंटू टाइम पीरियड दिया था 120। उसके बाद यहाँ पे जो डेल्टा दिया था, डेल्टा कितना दिया था, डेल्टा तो निकालना था। यहाँ पे ड्यूटी आएगी 1428, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आराम से आपको 0.726 मीटर मिल जाएगा, यानी कि 72.6 सेंटीमीटर। उसके बाद खोसलाज थ्योरीज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ। उसके बाद कौन सी क्या रही थी, ब्लाइज थ्योरी थी पहले, ब्लाइज थ्योरी। उसके बाद लीनियस क्रीप थ्योरी आई थी, लीनियस क्रीप वेटेड थ्योरी आई थी। उसके बाद जो काफ़ी यूज़ नहीं होती थी, और तीसरी जो थ्योरी आई थी वो आई थी खोसलाज थ्योरी, खोसलाज थ्योरी। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट वेरिएबल्स और इसमें करेक्शन, डिफरेंट स्लोप करेक्शन होती है। यहाँ पे पायलट्स के लिए अलग सी करेक्शन होती है, 3 करेक्शन यहाँ पे लगती हैं। और ये जो डिज़ाइन कहाँ पे होती है इस्तेमाल में, वेयर्स एंड बराज में तो मेनली होती हैं, बिल्कुल। क्रॉस रेगुलेटर्स एंड हेड रेगुलेटर्स में भी होती हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं काफ़ी, और मॉड्यूल्स में नहीं होती है इस्तेमाल, ये मॉड्यूल्स में नहीं होती इस्तेमाल, उतना बड़ा स्ट्रक्चर होता नहीं है। यहाँ पे आपको पानी देना है, आपको कल्टीवेटर्स को पानी देना है, तो उसके लिए उतना हम बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते भी नहीं हैं, और उसके लिए हम ये वाली थ्योरी इस्तेमाल करते भी नहीं हैं। तो ये खाली पहले 2 के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसका करेक्ट आंसर दिया था JKSB ने। तो थैंक्स गाइस, अगर आपको ये वीडियो सही में कुछ लगी हो, फ़ायदेमंद साबित हो गई आपके लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बाकी फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिएगा। तो चलते हैं, थैंक यू गाइस। पार्ट 2 हम देखते हैं कब करेंगे इसका, वो भी आएगा जल्दी इंशाल्लाह रहमान। चलो अस्सलाम वालेकुम।